तो रिसेंटली क्या हुआ था कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो गए थे अमेरिका मदद लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से। बट वहाँ पे थोड़ी कहा-सुनी होगी एंड जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो कह रहे थे कि हम भी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बदले में तो कुछ नहीं मिल रहा और ये सब कॉस्टली पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो हमारे हथियार है वो भी काफ़ी कम पड़ गए हैं एग्ज़ैक्टली। तो उन्होंने क्या करा था, एक काउंटर ऑफ़र रखा था कि आपके जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो अभी मिले हैं रिसेंटली यूक्रेन में, वो हमें दे दीजिए। तो उसमें थोड़ी-सी कहा-सुनी होगी एंड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि आपको हमने इतनी मदद करी है, तो आपने एक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दी। तो आपने भी देखा व्हाइट हाउस में एग्जैक्टली क्या हुआ। तो उसमें ना एक बात निकल कर आई थी कि अमेरिका ने छुप-छुप के रशिया से डील कर ली यूक्रेन को बाईपास करके, क्योंकि लड़ाई तो यूक्रेन की चल रही थी एंड जो ये मीटिंग हुई थी वो हुई थी सऊदी अरेबिया में। सो जब मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करा एंड जब मैंने थोड़ी जांच पड़ताल करी, तो मुझे एक चीज़ निकल कर आई सामने कि जितने भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है, उन सब की मीटिंग सऊदी अरेबिया में ही क्यों हो रही है। क्योंकि क्या हुआ था कि 2023-24 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो क्या हुआ था, जो उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, जो युद्धबंदी होते हैं, तो उनके बीच में एक्सचेंज होना था एंड जो एक्सचेंज हुआ था, ऑफ कोर्स उसकी मीटिंग भी सऊदी अरेबिया में हुई थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली इसमें सऊदी अरेबिया का क्या एंगल है और जितने भी ये पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही होती है, यहाँ तक कि जो पास्ट में अब तक लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उसकी जो मीटिंग है वो यूरोप से हट के अब सऊदी अरेबिया में क्यों आ रही है। एंड हम ये भी देखेंगे कि इंडिया एज अ कंट्री सऊदी अरेबिया से क्या सीख सकता है। तो चलिए गाइज, वीडियो को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि रशिया ने अटैक करा था यूक्रेन पे, क्योंकि वो एक लैंडलॉक कंट्री है और उसको एक्सेस चाहिए था ब्लैक सी का, ताकि वो जो अपना ट्रेड है वो कर पाए। फिर उसको उसने एक चोले में लपेटा कि फ्रीडम खतरे में है और नाजी सिंपैथाइजर वापस आ रहे हैं यूक्रेन में, जो कि अटैक कर सकते हैं रशिया में। तो उन्होंने अटैक करा और फिर अटैक करते करते क्या हुआ कि जो बीच में नेटोस कंट्रीज है वो भी कूद गई और वहाँ से रशिया ने अपनी भी एलाइज को इकट्ठा कर लिया। तो एक स्टेलमेट आ गई लड़ाई में एंड जो यूक्रेन है वो ऑलमोस्ट आधे भाग में टूट गया। फिर एक पॉइंट ऑफ रिटर्न आया जिसमें मैंने बताया था कि रिसोर्सेज तो आप लगाते रहते हो लड़ाई में, बट एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो जो तुम्हारी जीत है वो और महंगी होती जाती रहती है एंड ये बात रशिया को भी पता थी। तो रशिया ने क्या करा कि जो लड़ाई है वो और ज़्यादा लंबी खींच दी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो अमेरिका था वो मदद देते देते थक गया था। यहाँ तक कि जितना कि मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसका 3 गुना $240 बिलियन अकेले अमेरिका ने यूक्रेन को दे दिया था। एंड ये बस पैसा पैसा था, इसमें जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, गोला बारूद होते हैं एंड जो ह्यूमैनिटेरियन मदद और लोन होती है वो अलग से दी गई थी। बट फिर भी अमेरिका का इतना खर्चा करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं अमेरिका में और जो बाइडन थे वो हार जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं एंड इन दोनों की फिलॉसफी काफ़ी डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप तो बाय हार्ट एक बिजनेसमैन है एंड उन्होंने जब देखा कि हमारी तो इतनी ज़्यादा पैसा लग रहा है और हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो उन्होंने एक बात करने के लिए, डील करने के लिए बुलाया ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में। बट बात कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई, क्योंकि जो ज़ेलेंस्की थे उन्होंने पहली बात तो एक्नॉलेज नहीं करी कि अमेरिका ने पैसे के साथ साथ वहाँ के लोग भी गए थे लड़ने के लिए और बदले में और डिमांड कर दी कि आप हमें और मदद कीजिए। बट उन्होंने कुछ रिटर्न में प्रॉमिस नहीं करा। तो इस बीच कहासुनी हो गई एंड फिर क्या हुआ कि अमेरिका ने यूक्रेन को बाईपास करा और सऊदी अरेबिया में रशिया और अमेरिका के ऑफिशियल मिले। ऑफ कोर्स ये मीटिंग मैं बोल सकता हूँ कि छोटी थी, बट ये मीटिंग बिल्कुल छोटी नहीं थी, क्योंकि जो दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, रशिया के और अमेरिका के, वो ऑलमोस्ट 4-5 घंटे के लिए मिले एंड वो इस बात पर आए कि हम यूक्रेन में अब एक पीस चाहते हैं। एंड ये बना पॉइंट ऑफ कंटेंशन का कि जो यूक्रेन है वो तो लड़ाई कर रहा है, बट एग्जैक्टली यूक्रेन से बात नहीं करी गई। बट ये पहला इंस्टेंस नहीं था कि जो सऊदी अरेबिया है वो एक वर्ल्ड स्टेज पर आ रहा है एंड एक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, क्योंकि हम जैसे कि चेक कर पा रहे हैं कि सारी मीटिंग जो हो रही है वो सऊदी अरेबिया में ही हो रही है। तो इससे पहले क्या हुआ था कि जो इसराइल था उसको सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन माना जाता है सऊदी अरेबिया और यूएई का, जितनी मिडिल ईस्ट कंट्री है। मतलब दुश्मनी इतनी कट्टरता तक है कि वो चाहते हैं कि हम जो इसराइल का वजूद है वो भी मिटा दें पूरी तरीके से। बट क्या होता है कि पैलेस्टाइन से अटैक होता है इसराइल में एंड इसराइल से जो फिर वो कार्रवाई होती है वो स्टार्ट हो जाती है, बम्बार्डमेंट होती है, वहाँ के सैनिक अंदर तक घुसते हैं एंड आपको भी पता है कि एग्जैक्टली क्या होता है।
बट क्या होता है 2024 में पूरी दुनिया शॉक में आ जाती है कि जो सऊदी अरेबिया है वो डायरेक्टली डील करता है इसराइल से। इतना बड़ा शॉकिंग और इतना बड़ा टर्न ऑफ इवेंट था कि मिडल ईस्ट में एक तरह से दरार आ गई थी कि आप एग्जैक्टली इसराइल के साथ क्यों जा रहे हो। एंड ये पहला इंस्टेंस भी नहीं था। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने वाला था तो जो वो तालिबान के साथ बात कर रहा था वो भी सऊदी अरेबिया में हो रही थी, डायरेक्टली भी एंड इनडायरेक्टली भी। सो इस सब में सऊदी अरेबिया का नाम बार बार छल के क्यों आ रहा है? देखिए, जो ये पीस टॉक्स होती है ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। अगर आप किसी तरह दो पार्टी जिनके बीच में लड़ाई है, अगर आप उनके कन्फ्लिक्ट को सुलझा लेते हो तो उससे क्या होता है कि इसमें एक तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इसमें आपका पैसा नहीं जा रहा, एंड ये सबसे लो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। एंड इन केस अगर कन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व हो जाता है तो हिस्ट्री हमेशा याद रखती है उसको जिसने इस लड़ाई को सॉल्व कराई थी। एंड इस केस में जो सऊदी अरेबिया है वो भी एग्जैक्टली यही कर रहा है। बट ये रीज़न इतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा डीप इंटरेस्ट है सऊदी अरेबिया के। तो जैसे कि अगर आपको याद हो 2014 में इंडिया ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी मेड इन इंडिया, एंड मोदी जी ने खड़े होकर बात बोली थी कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं फॉरेन इंपोर्ट्स पे, स्पेशली अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें। तो उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत की बात करी, मेक इन इंडिया, और एक कदम खाई कि इंडिया में जितने भी डिफेंस की प्रोडक्शन हो रही है, जो भी छोटे मोटे गोले बारूद है स्टार्टिंग में, तो उसकी जो 50% प्रोडक्शन है हम कोशिश करेंगे वो इंडिया में ही बने। उससे क्या होगा, रोज़गार भी होएगा एंड उससे हम एक पावर हाउस भी बनेंगे एशिया में भी और वर्ल्ड में भी। तो इसकी देखा देखी सऊदी अरेबिया ने भी अपनी एक स्कीम लॉन्च कर दी 2 साल बाद 2016 में, जिसका नाम दिया उन्होंने विजन 2030। तो अगर मैं आपको बताऊँ उनके वर्ड से तो वो भी बड़ा अच्छा है कि वो भी इंडिपेंडेंस होने चाहते हैं, वो भी एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, बट इतना आसान है नहीं। जैसे कि हम कहते हैं कि जो डिफेंस है वो इकोनॉमी का एक पार्ट होता है, जिससे क्या होता है इन कंट्रीज अपने बॉर्डर को सिक्योर रखता है और पीस को भी मेंटेन करके रखता है। बट क्या हो अगर मैं आपको बताऊँ कि ये सब झूठ है। जो डिफेंस है वो उसका पार्ट नहीं है, बल्कि डिफेंस ही पूरी इकोनॉमी का पार्ट भी हो सकता है। एंड यस, इसका जो सबसे प्राइम एग्जांपल है वो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका। तो देखिए, जब भी लड़ाई होती है एंड जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन नेचर। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, तो उसमें गोले बारूद का भी इस्तेमाल करा जाता है, हथियारों का भी इस्तेमाल करा जाता है। तो अगर हम देखा जाए जो अमेरिका के जो डॉलर की जो सबसे बड़ी हेजेमनी है वो उनकी आर्मी की वजह से ही है, उनके डिफेंस कॉरिडोर की वजह से ही है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर होता है कि उसमें आप इन्वेस्ट तो थोड़ा सा कर सकते हो, बट जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड उसका सबसे मेजर रीज़न ये होता है कि जितनी भी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो नॉर्मल आम आदमी नहीं होते, वो बड़ी बड़ी सरकारें होती है, वो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स होती है। एंड गवर्नमेंट और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑलमोस्ट टाइम पे कर देती है। अगर हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल लें, भले ही उनके पास अभी खाने के भी लाले पड़ रहे हैं एंड वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, बट अगर वहाँ पे अगर बात छिड़ जाए कि अगर हमें इंडिया से लड़ना है तो हमें हथियार परचेज करने हैं, तो एक बाकायदा रेजोल्यूशन भी पास होता है और उसमें जो डिफेंस की एक्सपेंडिचर है वो 20-30 या 40% तक बढ़ा दी जाती है। सो यू कैन से दैट गवर्नमेंट ऑलवेज पेज। तो सऊदी अरेबिया क्या करे, धीरे धीरे वन हैंड वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व तो करा रहा है, उससे अपनी गुडविल भी बना रहा है और जो अपना जो डिफेंस सेक्टर है वो भी बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर वो उस पर आत्मनिर्भर हो गया तो दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ तक कि अगर हम उनके पड़ोस में भी ले लें, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा भी सकता है एंड वो ये डिक्टेट कर सकता है कि अगले कंट्रीज की पॉलिसी क्या हो सकती है। और एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल ये है डिफेंस सेक्टर में कि अगर आप प्रोड्यूसर नहीं हो तो आप कंज्यूमर हो, एंड अगर आप कंज्यूमर हो तो आप अपनी पॉलिसी बना नहीं सकते एंड आप अपने बॉर्डर्स को सिक्योर भी नहीं कर सकते। और जो सऊदी अरेबिया है वो भी इसी राह पे चल रहा है। एंड जो डिफेंस सेक्टर की जो इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो किस तरीके से पूरी दुनिया की शेप को चेंज कर सकते हैं। एंड उसके पीछे इतनी ज़्यादा मारा मारी है कि जो यूक्रेन है उससे अमेरिका अब नेगोशिएट कर रहा है कि वो $500 बिलियन के जो अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो डायरेक्टली अमेरिकन कंपनीज को दे, ताकि जो मिसाइल जो बनती है, जो ड्रोन्स बनते हैं, जो गोला बारूद बनता है, जो हथियार बनते हैं, उसको वो इस्तेमाल कर सके एंड पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर पाए। बट सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं इसी पूरे प्रोसेस को हाईचेक करना चाहता है एंड अगर वो सक्सेसफुल रहा यूक्रेन की जो लड़ाई है उसको मीडिएट करने में, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूक्रेन को एक ऑफर दे सकता है और
जो उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो उनसे खरीद सकता है अपनी वेपन एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे कि हमने जाना था कि दुनिया में जो ये ऑयल है, जितना भी तेल है, ये एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा और ये बात हमको भी पता है। बट हमसे ज़्यादा जो ये बात है वो उनके जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो उनको भी पता है एंड वो डाइवर्सिफाई चाहते हैं अपनी जो इकोनॉमी का। तो ऑल्दो वो इस टाइम पे भी ऑयल पे डिपेंडेंट है, पर हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो टूरिज़्म है उसमें भी सऊदी अरेबिया काफ़ी निकल कर आया है। और अगर वो इसको और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जो कि डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है वो मे बी सऊदी अरेबिया का हो सकता है। देखिए, हज़ारों साल पहले प्लेटो, जो कि एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि डेमोक्रेसी हमेशा ख़राब होती है। एंड उनका रीज़न ये था कि जैसे पानी का जहाज़ है और उसमें अगर सबको वोट देने का अधिकार मिल जाए कि शिप को कैसे चलाया जाए, भले ही किसी के पास भी नॉलेज ना हो, तो उससे कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो शिप है वो डूब जाएगी। एंड उनका तर्क भी यही था। इंडिया और सऊदी अरेबिया में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है हमारे नेचर का। हम भले ही हंस लेते हैं उनके ऊपर कि इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे तो फ्रीडम है, और सऊदी अरेबिया में तो आप आराम से व्हाट्सएप भी नहीं चला सकते और वहाँ पे आप आराम से बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सरकार सुन रही होती है, बिकॉज वहाँ पे मोनार्की है एंड उनका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है। बट एक चीज़ है जो हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है एंड उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है, वो है पॉलिसी मेकिंग। सी देखिए, डेमोक्रेसी का बेसिक एसेंस है सबको साथ लेके चलना, सबके इंटरेस्ट को साथ लेके चलना। अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉमन लोगों के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो आप सबसे ज़्यादा गलत हो। तो उसमें कई लोगों के इंटरेस्ट आते हैं, जैसे कि कई ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कई सिविल सर्वेंट्स होते हैं, कई पॉलिटिशियंस होते हैं। किसी को चाइना के साथ जाना है, माई मिस्टेक, किसी को रशिया के साथ जाना है, किसी को अमेरिका के साथ जाना है, किसी को इसराइल के साथ जाना है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक ईगो क्लैश होती है एंड क्या होता है कि अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए जो रोड ब्लॉक्स है वो अटकाए जाते हैं जानबूझ के। तो उससे क्या होता है कि जो ओवरऑल जो जितनी भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होती है, जहाँ पे हमने जाना है, मेनली हमने जहाँ पे हमने एग्जैक्टली जाना है, जो है हमारा सुपर पावर बनना वर्ल्ड का, अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब रोड़े अटकाया जाता है जानबूझ के, वो हमारे द्वारा। तो एग्जैक्टली हम जाते तो कहीं नहीं है एंड पॉलिटिक्स ही चलती रहती है। बट ये चीज़ जो है वो सऊदी अरेबिया सफ़र नहीं करता। उनकी जो पॉलिसी, जो उनकी विजन है वो स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि जो टॉप पे जो बैठे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने क्लियरली ये स्टेट कर दिया है कि हम अमेरिका पे अपनी डिपेंडेंस कम कर देंगे। तो सबसे बड़ा एग्जांपल मिलता है कि जहाँ पे इंडिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में फंसा रहता है हमेशा, जैसे कि हमने Su-57 की वीडियो में जाना था कि हमने $5-6 बिलियन ऑलमोस्ट खर्च कर दिए थे, बट एट द एंड ऑफ द डे डील कैंसिल हो गई थी क्योंकि रशिया ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। बट सऊदी अरेबिया ने क्या करा एग्जैक्टली, दुनिया में जैसे कि वेस्ट है, वहाँ की डिफेंस कंपनीज है, उनसे बात करी, इसराइल के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनको अपनी टेबल पे लेकर आए, एंड चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो एक साथ लेकर आ गए। तो उससे क्या हुआ कि जो उन्होंने हमसे 2 साल लेट स्टार्ट करा था, उनको एक काफ़ी ज़्यादा हेड स्टार्ट मिल गया है। और जो सऊदी अरेबिया की जो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी घर के अंदर, वो एक टाइम पे जो 3 या 4% होती थी, वो कुछ ही साल के अंदर उन्होंने 40% तक कर ली। भी आज बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आज दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हर राइफलों से लेके यूएवी तक। तो इससे क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कहीं ना कहीं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसका बार बार जिक्र हो रहा है, एंड वो उसका जो यूज़ है वो एक तरह से डिफेंस में भी होता है, और साथ में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स होते हैं कि हमने पोल्यूशन के साथ अपनी जो एनर्जी है वो जनरेट करनी है, तो उसमें भी होता है। सो किस तरीके से जो रेयर अर्थ एलिमेंट है पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, एंड ऐसा क्यों कहते हैं कि जो इनको काबू करेगा वो पूरी दुनिया को काबू कर लेगा। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा इस वीडियो के बाद। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद।